ठीक है? तो अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर समझने जी। वाली बात है। जब आप समझेंगे तब आपको समझ आएगा कि कैसे। देखिए, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और धीरे-धीरे होते हम 12th हाउस तक चले जाएँगे। लेकिन अगर आप इसको एक स्पेशियल फॉर्म में देखें कि स्पेस में ये जगह कैसी दिखाई देती है, तो एक्चुअली हम हम्म। अर्थ के ऊपर खड़े हुए हैं और उसके ऊपर से जो हमें स्पेस दिखाई दे रहा है, वो एक्चुअली गोलाकार है। दैट इज़ राउंड इन नेचर, दैट इज़ जी। स्फेरिकल इन नेचर। रा- तो आप देखें जी। कि हाँ, सो आप यहाँ से देखेंगे कि जो पहला घर है, जो कि किस चीज़ का है, सबसे पहला एरीज़ है, ठीक है? राइट। तो एरीज़ जो है वो मार्स को रिप्रेज़ेंट करता है। और अभी हम राशियों के हिसाब से ना जा कर के पहले हाउसेस से चलते हैं। तो जो पहला वाला जो घर है जी। वो हम किसे रिप्रेज़ेंट करेगा? हमें खुद को, सेल्फ को रिप्रेज़ेंट करेगा। तो पहली चीज़ क्या हो गई? सेल्फ। हम क्या हैं? हम्म। पहले अपने बारे में जानें। हमारी खुद की नेचर क्या है? इन्नेट नेचर मतलब जो हम नेचर लेकर के आए हैं। हमारा बिहेवियर, जैसे आपसे लोग सवाल पूछते हैं कि लड़के की नेचर कैसी होगी, कहीं वो बहुत बदतमीज तो नहीं होगा। आपको कहाँ हम्म। से देखना है? वो आपको उसके असेंडेंट से देखना है, आपको उसके फर्स्ट हाउस से देखना है कि फर्स्ट हाउस क्या बता रहा है। जी। फर्स्ट हाउस से ही हमें ये पता चलेगा कि लड़के की या लड़की की नेचर कैसी है, वो किन कामों के लिए यहाँ आया है, उसका साइकोलॉजिकल मेकअप कैसा है। मतलब उसका, क्योंकि यहाँ पर ब्रेन की बात हो रही है ना और हेड की बात हो रही है, तो वो मेंटली कितना स्ट्रांग है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है। आपसे बहुत सारे हम्म। सवाल लोग ये पूछते हैं एस्ट्रोलॉजी में आके कि मेरा हस्बैंड जो है वो देखने में कैसा होगा, मेरा हस्बैंड जो है वो, उसके जी। कैरेक्टरिस्टिक्स हमें बताइए, या वाइफ के कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए। तो आपको कहाँ से पता चलेंगे? आपको फर्स्ट हाउस से पता चलेंगे, उसके कैरेक्टर्स, उसकी पर्सनैलिटी, उसके ट्रेट्स, ये सारी चीज़ें। और उसके अंदर क्या-क्या पता चलेगा? उसके अंदर आपको पता चलेगा कि वो खुद कैसा बंदा है। उसके अंदर उसकी खुद की इनेट नेचर, यानी कि जो वो नेचर है वो लेके क्या आया है, उसका साइकोलॉजिकल मेकअप क्या है, ठीक है? पर्सनैलिटी क्या है, उसकी पर्सनैलिटी कहाँ से पता चलेगी? 6 से पता चलेगी, ठीक? अभी मैं आपको एग्ज़ाम्पल्स भी जी। दूँगा। फिज़ियोलॉजी, काम कैसा करेगा, टेम्परामेंट कैसा है, राइट। ईगो कैसी है। अब चलिए मैं आपको एक आध एग्ज़ाम्पल देता हूँ यहाँ पे, तो आपको बहुत समझ आएगा। मान लीजिए, सबसे ईज़ी वाले से चलते, मान लीजिए यहाँ मार्स लिखा होता, फर्स्ट हाउस के अंदर हम्म। मार्स लिखा होता, तो आपके दिमाग में पहली क्या चीज़ आती? कि ये बंदा कैसा है, इसका दिमाग कैसा रहने वाला है? एग्रेशन, एनर्जी। एग्रेशन, एनर्जी। अब आप देखिए, कोरिलेट करना सीखिए। मार्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? मार्स के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ब्लड, अग्रेशन। यानी कि ऐसे बंदे को हमेशा दिमाग में उसके खून दौड़ेगा। मतलब जब ज़्यादा खून दौड़ेगा, जब ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई हम्म। आएगी, तो वो बहुत हेड स्ट्रांग होगा। मार्शियन कैरेक्टर लिए हुए होगा। मार्शियन कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? मैंने आपको कल बताया था, पुलिस वाला, मिलिट्री वाला, तो मांगलिक, ठीक है, लड़ाई झगड़ा करने वाला बंदा, थोड़ा सा गुस्सैल बंदा, जिसको एग्रेशन, जैसे अभी इन्होंने बताया चित्रांशु ने, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर आने शुरू हो जाएंगे अगर यहाँ पर फर्स्ट हाउस के अंदर। क्योंकि फर्स्ट हाउस किसे बता रहा है? मेरे को बता रहा है। क्या ऐसा बंदा जिसके में फर्स्ट हाउस में मार्स लिखा है, क्या ऐसा बंदा जी। दूसरे की बात सुनना चाहेगा? नहीं। क्या वो अडॉप्टिव नेचर का होगा? बताइए, क्या वो अडॉप्टिव नेचर का होगा जिसके में मार्स नहीं। पहली दफा लिखा हो, पहले हाउस में लिखा नहीं। होगा? वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मार्शियन कैरेक्टर क्या कहता है, एक रूलर क्या नहीं होगा। कहता है? वो कहता है कि मैं आगे चलूंगा, जो मैंने कहा है वही सारे लोग फॉलो करेंगे। एक आर्मी वाला कैसे बताता है कि पब्लिक को, कैसे कहता है यहाँ से हटो, जी। भीड़ भीड़ को हटाता है।
जो वो कह रहा होता है पब्लिक उसे वही फॉलो कर रही होती है। तो मार्शियन कैरेक्टर का मतलब ये है एक लीडरशिप क्वालिटी, और वो लीडरशिप भी किस तरह की, जो थोड़ी अग्रेसिव लीडरशिप, ठीक है, जिसके जी अंदर डिक्टेटरशिप भी थोड़ी सी आ जाती है, जिसके अंदर अथॉरिटेटिव पावर बहुत ज़्यादा आ जाती है, जिसके अंदर बहस करने की आदत आ जाती है। कोई आपने जैसे टीवी पे बहुत सारे एंकर्स आते हैं, आप लोग ने न्यूज़ देखते होंगे, ठीक है, उसमें आप देखते हैं कुछ देर बाद जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा लड़ना शुरू कर देते हैं नॉर्मल डिस्कशन के अंदर। आपको तुरंत जी पता चल जाना चाहेगा, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि ये बंदा मार्स से पीड़ित है। ये मैं आपको ऐसे कैरेक्टर्स बता रहा हूँ जो आप बिना कुंडली के ही पता कर लेंगे कि यार ये आपके घर खानदान में कोई जो सबसे कहना चाहिए कि बदज़बान किस्म का कोई हो, तो आपको सीधे समझ में आ जाएगा कि ये मार्शियन कैरेक्टर लेके आया है। आप समझ रहे हैं बात को? तो जी ऐसे बंदे के साथ आपको सिंपल सिंपल मार्स से आपको पता चल गया कि ये ऐसा है। अब मान लीजिए मार्स की जगह लेट्स एज्यूम कि यहाँ पे जुपिटर लिखा होता फर्स्ट हाउस, तो आपके मन में क्या आता? कोई एक कैरेक्टर बताइए। नॉलेज। नॉलेज। ऐसे बंदे को अपनी फील्ड की कैसी होगी, अपनी पकड़ होगी, ठीक है, नॉलेज में वो विजडम रखेगा, ऐसा बंदा बड़ा मैच्योर्ड होगा। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मेरी जिस लड़के से शादी होगी वो साहब कैसा होगा। अगर मान लीजिए उसके लगन में जुपिटर बैठा है, तो मानी बात है कि वो बहुत मैच्योर्ड अप्रोच लेके आ रहा है आपके लाइफ। किसी लड़की की कुंडली में यहाँ जुपिटर बैठा हुआ है फर्स्ट हाउस में, इसका मतलब ये है कि वो बहुत मैच्योर्ड अप्रोच लेके आ रही है। क्लियर हो रही है आप लोगों को बातें? हाँ जी जुपिटर का एक और गुण है गुड लक, जो मैंने कल आपको बताया था। किसी बंदे का जुपिटर जी आपके फर्स्ट हाउस में बैठा दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि ये बंदा कहीं ना कहीं लकी बहुत है, इसको हमेशा लक फेवर करने वाली है। जी ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज, जुपिटर जो कि हाँ जी गुरु का कारक है, गुरु का कारक है, ऐसा आदमी क्या होगा, थोड़ा सा ईगोइस्टिक होगा। गुरु के साथ जब नॉलेज आती है या नॉलेज के संग जब इंसान एक गुरु कहलाने लगता है, तो हमेशा याद रखिए कि गुरु हमेशा थोड़ा सा ईगोइस्टिक नेचर का होता है। इसीलिए जुपिटर वाले लोग जिनके एसेंडेंट में जुपिटर बैठा यहाँ पाया जाता है, वो हल्के ईगोइस्टिक होते हैं। ये देखिए ईगो है, टेम्परामेंट कैसा होगा, टेम्परामेंट उसका ठीक होगा, लेकिन ईगो जरूर पाई जाएगी। जी जुपिटर देखने में बड़ा प्लेनेट है, इसलिए उसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, वो पतला दुबला नहीं होगा, वो थोड़ा सा बल्की होगा। याद रखिएगा कि जी जुपिटर वेट गेन का भी कारक है, ये लिख लीजिए, क्योंकि आजकल बहुत लोग वेट लॉस कर रहे हैं। मेरे पास रोज की कुंडली आती है कि गुरुजी ये बता दीजिए कि ये जो है हमें वेट लॉस एस्ट्रोलॉजी से कैसे करना है। तो जी वेट लॉस, देखिए जुपिटर मेटाबॉलिज्म का कारक भी है, ये भी लिखिए। मुझे नहीं पता आप लोग ये सब नोट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये कहीं और मिलेगा कि नहीं मुझे नहीं पता, जो मुझे याद आता जाता है मैं बीच बीच में सब बता रहा हूँ। इसलिए एक एक कॉपी ऐसी एक नोटबुक बना लीजिए, उसमें एक एक पेज एक एक ग्रह के लिए छोड़ दीजिए, जब जो याद आता रहेगा मैं बताता रहूँगा। तो जुपिटर जो है, क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते याद आता है, तो जुपिटर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स का कारक है। मेटाबॉलिज्म के साथ वो वेट गेन भी कराता है। जुपिटर अगर किसी के लग्न में बैठा हुआ है, इसका मतलब है कि ऐसा आदमी ईगोइस्टिक है, सेल्फ एस्टीम के लिए मर जाएगा, झुकेगा नहीं, झुकना उसे पसंद नहीं है। जी मैं जाकर के जी कोई से कह दे कि जाके आप पड़ोसी से चीनी मांग लो कभी जिंदगी में नहीं जाएगा, ठीक है। तो सही वो बात जुपिटर वाला किसी के आगे झुकेगा नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज, थोड़ा सा बल्की शरीर होगा। अगर बल्की शरीर नहीं होगा तो आगे जाकर के मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं, उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम भी
इसके साथ देखी जाती है, डायबिटीज की प्रॉब्लम भी इसके साथ देखी जाती है। समझ रहे हैं बात को? तो हाँ जी। ये बहुत इम्पोर्टेंट ग्रह है। और ये किस चीज़ का कारक है? ये हमारे खुद का कारक है। ये हमें खुद को रिप्रेजेंट भी करता है एज अ प्लैनेट। ये आपको या हमको खुद को रिप्रेजेंट करता है। और अगर वो फर्स्ट हाउस में बैठ जाए तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, और याद रखिए कि किसी भी प्लैनेट के ना ऊंच होते हैं ना नीच होते हैं। ये सब नीच वीचताई का कोई काम नहीं है। ये सब सिर्फ एक चीज़ याद रखिए कि हर प्लैनेट का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है और हर प्लैनेट का एक नेगेटिव एस्पेक्ट है। जी। और चाहे वो राहु केतु हो वो भी अच्छे होते हैं और बुरे होते हैं, और चाहे वो जुपिटर हो जो कि शुभ कारक कहलाते हैं, उसके बाद भी उनके अंदर भी बुरी चीज़ें हैं। डायबिटीज़ भी दे देंगे, ईगो भी दे देंगे, ना झुकना भी सिखा देंगे। तो क्या ये बुरी चीज़ें नहीं है? क्या जी। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होना, वेट गेन होना अच्छी बात है? नहीं अच्छी बात है। ऐसा आदमी खाने पीने के लिए जरा शौकीन हो जाता। तो ये सारी चीज़ें भी याद रखने वाली हैं। तो फर्स्ट हाउस ये इस जी। चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। फर्स्ट हाउस और किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? हमारी जनरल वेलफेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। जनरल वेलफेयर का मतलब क्या है? कि हम हमारा जो है ओवरऑल हेल्थ कैसा रहने वाला है, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, ये दोनों चीज़ें जो है वो फर्स्ट हाउस से देखी जाती है। ठीक है, हमारी ज़िंदगी में खुशी है या नहीं है? क्या हम कभी खुश भी रह पाएंगे? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। पूरी ज़िंदगी आदमी यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ लेके आता है। मैं आपको एक बड़ा लाइव एग्जांपल अपने ही घर का बताता हूँ कि एक बंदे के मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपको उसे डिकोड करके मुझे बताइए। मान लीजिए यहाँ पर राहु लिखा हुआ है फर्स्ट हाउस में। ठीक है, मेरी पढ़ाई वही बात से ही बस बता दीजिएगा अगर याद आ जाए, नहीं तो फिर मैं हेल्प करूँगा। या मान लीजिए राहु लिखा हुआ है फर्स्ट हाउस में और उसके संग मून लिखा हुआ है फर्स्ट हाउस में। जी। तो ऐसा बंदा आपको क्या लगता है कि क्या किस नेचर का होना चाहिए? देखिए सही गलत के समझदार। चक्कर, देखिए देखिए मेरी बात सुनिए पहले। सही गलत के बिल्कुल। चक्कर में मत फंसिए। जी। आपके मन में जो आ रहा है बोलिए, बेधड़क बोलिए। मेंटली सपनों की स्ट्रांग दुनिया हो। में रहने वाला, हम्म, तो थोड़ा मूडी। सा इमोशनली फूल काइंड ऑफ पर्सन रहेंगे जो इमोशंस में ज़्यादा दिमाग से सेंसिबली नहीं सोच पाएंगे। बिल्कुल इमोशंस के चक्कर में नुकसान भी होगा। ठीक। ये आपने मून के कैरेक्टर बताए इमोशन वाले, ठीक है। और राहु के? सर राहु ज़्यादा दिमाग नहीं है, तभी तो दोनों को मिला के कि इतना अपने बारे में या फिर ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक सोच नहीं पाएंगे। इमोशंस में आके सेंसिबली नहीं सोचेंगे तो नुकसान होगा मोस्टली। ठीक है, वेल ट्राइड। देखिए राहु याद रखिए दो चीज़ों के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है। पहली चीज़ मेटेरियलिज्म के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है। दुनिया में हर मेटेरियलिस्टिक चीज़ मतलब राहु। अगर आपके शहर में कोई जी। मॉल है तो वो राहु प्रतीत करता है। देखिए आपके ही शहर में आप लोग जहाँ कहीं भी रहते हैं वहाँ पर दो प्रकार की चीज़ें हैं। एक वो जो नेचर से जुड़ी हुई हैं, जितनी भी जैसे गार्डन है वो सारे क्या है, केतु के स्थान है। और जो मॉल्स हैं वो सारे वो क्या राहु है, के। वो राहु के, यानी कि मेटेरियलिज्म की तरफ जी। राहु ले जा रहा है। ये पहला राहु का सबसे इम्पोर्टेंट गुण है। दूसरा जी। इम्पोर्टेंट गुण है जो मतलब ये बोल्ड बोल्ड लेटर्स में लिख लीजिए। राहु का जो दूसरा बोल्ड काम है वो क्या है कि राहु आदमी को मेटेरियलिस्टिक होने के अलावा इनसिक्योर भी बनाता है। सबसे ज्यादा इनसिक्योरिटी होती है उस आदमी, उसे हमेशा डर लगेगा कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, कहीं कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। मतलब इतना फियर कर देगा वो उसके दिमाग में। तो पहला क्या है, जी। मेटेरियलिज्म। दूसरा क्या है, फियर या इनसिक्योरिटी। ये दो जी। इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं वो राहु की आपको याद रखनी है।
और सबसे तीसरी जो सबसे बड़ी बात है, राहु प्लानिंग बहुत बड़ी कराएगा। इतनी बड़ी प्लानिंग होगी उस आदमी के पास कि आप उससे बस प्लान सुनिए बेसिर पैर के। ऐसा करो, 2-3 घर ले लेते हैं, एक घर इस शहर में ले लो, एक घर उस शहर में ले लो, एक फलाने शहर में ले लो। कुछ पता नहीं है कि होगा कि नहीं होगा, पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, कैसे होगा, ये कुछ नहीं मालूम, रास्ता कहीं नहीं पता, लेकिन बातें बहुत बड़ी हैं। अब उसके साथ क्या हुआ कि मून आकर के बैठ गया, ठीक है। और मून क्या करने वाला है, मून जो है, मून आपको पता है कि मन का कारक है, मून फूड जी का कारक भी होता है, मून चेंज का कारक भी होता है। चेंज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, चेंज। आप यहाँ जी बैठे, अभी आपका मन पता चला कहाँ चला गया, कोई पिक्चर के बारे में सोचने लगे, आप अपने घर की प्रॉब्लम के बारे में सोचने लगे, पता चला मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मून आपको कहीं और ले गया, आपका मन आपको जी कहीं और ले गया। तो मून पल भर में क्या करता है, मोशन करवाता है, मोशन। तो हमेशा याद रखिए कि आदमी जब भी आपकी कार में बैठेगा या ट्रैवल करेगा तो हमेशा डरेगा कि कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा। क्यों? क्योंकि राहु उसको इनसिक्योर बना रहा है, मून उसको ट्रैवल करवा रहा है। समझिए बात को। तो जब भी ये बंदा ट्रैवलिंग के दौरान रहेगा तो हमेशा डरा रहेगा कि कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। राहु मून के आदमी को जी आप कभी भी कार में, बस में, ट्रेन में, हवाई जहाज में ट्रैवल करा लीजिए, वो ऊपर से कुछ भी दिखा रहा हो, लेकिन उसके आपको हाव भाव से पता चल जाएगा कि इसकी अंदर से हालत हो गई पंचर। जी ऐसे लोग अक्सर जो है ड्राइविंग के दौरान टोकते हुए पाए जाते हैं कि देखो भाई जरा ढंग से चलाओ। तुरंत समझ लीजिए कि इसके लगन में राहु मून कॉम्बिनेशन। ये मैं आपको एक ऐसी बातें बता रहा हूँ जो आप जब जोड़ने बैठेंगे ना तो एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी निकल के आएगी। ठीक है, ये बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं जो मैं आपको दे रहा हूँ। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, हमने राहु मून कॉन्जुगेशन भी कवर कर लिया, लेकिन अब मान लीजिए इन्हीं का केस ले लेते हैं, मरकरी वाला जिसका चार्ट है। तो मरकरी यहाँ अगर लग्न लग्नेश है और वो कहीं पर भी बैठा है, लेकिन ऐसे बंदे को हमेशा क्या होगा, जो बंदा मरकरी का हाउस लेकर यहाँ बैठा है, ये घर की ओनरशिप किसके पास है, मरकरी के पास है। तो जो बंदा मरकरी लगन में लेके बैठा है उसकी नेचर कैसी होगी, इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट होगा, बहुत तेज बुद्धि जी वाला होगा, कहते हैं भाई चकड़ बुद्धि है, बहुत चकड़ बुद्धि है भाई और इसकी, तो बहुत तेज शार्प बुद्धि चैलेंज एक्सेप्ट करने फै- वाला। है, और हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहने की ललक जी कि चलो भाई मैं कुछ और नया सीखता हूँ, चलो भाई मैं कुछ और नया पढ़ता हूँ, कुछ नई चीज जानता हूँ। मोबाइल में भी बैठा होगा तो बंदा ये देखता रहेगा कि इसमें से क्या ऐसी चीजें हैं जो पढ़ी जा सकती हैं, सीखी जा सकती हैं, जानी जा सकती हैं। ज्ञान का अर्जन करने वाला, ज्ञान अर्जित करने वाला। मरकरी कैलकुलेशन का भी कारक है, तो बड़ा कैलकुलेटिव बंदा होगा ये। अपनी जिंदगी में अगर रिस्क लेगा तो ये बहुत सोच समझ के लेगा कि भैया मुझे 2 कदम आगे चलना चाहिए कि एक, सोचने वाला, दिमाग और पे जोर लगाने टाइम टाइम वाला। के भी बहुत पाबंद होते हैं ना ये। टाइम के तो इतने यस। पाबंद कि आप पूछिए नहीं, ये शायद जिंदगी में कभी लेट ही नहीं होते। हाँ जी यस। इनको हमेशा पता है अगर ये बिना अलार्म के भी सुला दो तो ये टाइम से हो सकता है उठ जाए। जी ऐसा भी देखा है मैंने कि मरकरी वाले जो होते हैं वो अगर बिना अलार्म लगाए भी सो जाते हैं तो कई दफा ये चिंता से ही उठ जाते हैं, जाने इनके अंदर कौन सी क्लॉक लगी होती है। जी तो ये जो है मरकरी जो है बुद्धि है, मरकरी ज्ञान है, मरकरी नॉलेज है, मरकरी सीखने की ललक है, मरकरी बिजनेस भी है। एक चीज और लिख लीजिए, मरकरी बिजनेस का कारक भी है। ऐसा आदमी जो है ये सोच, भले ही नौकरी करे लेकिन सोचता ये रहेगा कि यार कोई बड़ा बिजनेस करूंगा जिंदगी में। जी उसके सब कॉन्शियस माइंड में कोई ना कोई बिजनेस की कहानी जरूर आएगी।
ठीक है। अच्छा। मरकरी जो है वो काफी हद तक आदमी को एस्ट्रोलॉजी की लर्निंग की तरफ भी ले जाता है, हालांकि बहुत बड़ा कारक तो नहीं है, लेकिन हाँ ले जाता है। ऐसा नहीं कह सकते कि पूरी तरह नहीं ले जाता है, बट हाँ इंक्लिनेशन है मरकरी का उस तरफ भी सिखाने की। वो मैं आपको और बताऊंगा कि एस्ट्रोलॉजर्स कैसे बनते हैं, लेकिन अभी फिलहाल तो ये मरकरी जी। मरकरी वो सब कुछ है जो सीखी हुई नॉलेज है, हम्म, जो सीखी जा सकती है, जो किताबों में मिलती है, स्कूल में मिलती है, कॉलेज में मिलती है, किसी बड़े इंस्टीट्यूशन में मिलती है, अपने आप पढ़ के मिलती है। ये सारी जो नॉलेज होती है वो सब मरकरी। मरकरी जो है वो बॉयफ्रेंड का भी कारक है लड़की की कुंडली में, और लड़के की कुंडली में गर्लफ्रेंड का। तो ये घर जो आपको दिखाई दे रहा है वो कैसा दिखाई दे रहा है, वो मरकरी से गवर्न दिखाई दे रहा है। तो ऐसा बंदा कैसा होगा, क्या ये ऐसा बंदा कभी बहुत ज्यादा मोटा हो सकता है? नहीं। नहीं। ऐसे बंदे हमेशा ज्यादातर लीन पर्सनैलिटी के होते हैं। दूसरा क्या है कि जी। इनके दिमाग में हमेशा कोई ना कोई रील चलती रहती है, क्योंकि हर वक्त दिमाग है ना, दिमाग का कारक है ना मरकरी। जी। तो ये बहुत ज्यादा हैप्पी नहीं रह पाते, मतलब केयर हैप्पी तो रह सकते हैं, लेकिन कहना चाहिए केयर फ्री नहीं रहते। मतलब केयर फ्री का मतलब ऐसे होता है जैसे मस्त मौला होते हैं। जैसे बहुत सारे लोग मैंने देखा कि घर में सामान कहीं पे भी बिखरा हो, वो आए और मस्त होके एकदम सो गए। उनका छोड़ो यार, कौन, सुबह देख लेंगे कभी। लेकिन मरकरी का बंदा ये नहीं करेगा, वो यस उसको सर, एकदम डिसिप्लिन में करेक्ट। रखने की कोशिश करेगा, वो उसको पंक्चुअल बनाएगा। समझ रहे हैं बात को? हाँ जी। क्या मरकरी के बंदे के अंदर ईगो होती है? सर होती है। होती है। क्यों होती है ये कौन बताएगा? नॉलेज तो जब भी नॉलेज आएगी तो ईगो साथ लाएगी, याद रखिएगा। जी। जुपिटर की वजह से। जुपिटर तो मैडम यहाँ पर अगर होता, हम तब की बात कर रहे हैं। अभी तो हम अगर ये मान के चल रहे हैं कि अगर ये घर चूंकि 6 नंबर लिखा है और मरकरी के ओनरशिप में आता है, तो मरकरी के ट्रेड्स क्योंकि वाला बंदा कैसा होता है? जी बोलिए। क्योंकि उसकी बोलने की पावर अच्छी होती है ना बुध बहुत वाले अच्छा, की, तो वेरी इसलिए नाइस, उसकी ईगो, इसलिए ईगो आती है। वेरी नाइस, वेरी नाइस पॉइंट, बहुत अच्छा पॉइंट है ये। मैं भूल जी। गया था बताना, स्पीच जो है ये भी मरकरी है, और जी। बोलने की पावर वाकई अच्छी होती, बहुत क्लैरिटी होती है ऐसे बंदे के बोलने में। ऐसा बंदा जो है किस तरह जी। की थिंकिंग का होता है, लॉजिकल थिंकिंग का बंदा होता है। अगर इसको लॉजिक नहीं समझ में आएगा तो इस जिंदगी में कोई चीज नहीं सीख पाए। ये लॉजिकल ब्रेन वाला जी। बंदा। आप समझ रहे हो? हाँ जी। तो ये हो गया मरकरी के बारे में। तो अगर आपके पास कोई ऐसी कुंडली आती है जिसके अंदर मरकरी वाला घर दिखाई देता है, तो आप डिकोड कर पाएंगे। ठीक है। चूंकि जो इंसान सबसे ज्यादा दिमाग से काम कर रहा है उसकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होगी या थोड़ी वीक होगी? अच्छी होगी। अच्छी होगी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब इंसान बहुत ज्यादा ब्रेन से बहुत ज्यादा कार्य कर रहा होता है तो उसकी इम्यूनिटी हमेशा थोड़ी लोअर साइड पे होती है, और इसीलिए ओके। जो स्ट्रेंथ और वीकनेस वाली बात है इसमें ये थोड़ा सा वीक कॉन्स्टिट्यूएंसी का होता है एज कंपेयर टू स्ट्रेंथ की तरफ जाने की। यहीं पे अगर जुपिटर, मार्स, सैटर्न आ जाए तो यहाँ पर जो है जरा ताकत, और सन आ जाए तो जरा ताकतवर टाइप का दिखेगा। ओके। ठीक है। लेकिन अगर वीनस हाँ मरकरी जी। आ जाए, है ना, और केतु आ जाए तो ये थोड़ा सा, या मून आ जाए तो ये थोड़ा सा किस तरफ चला जाएगा, ये थोड़ा सा वीक की तरफ चला जाएगा, थोड़ा सा, मतलब टेंडिंग जी। टुवर्ड्स वीक।
तो ये चीज़ आपको जो है ध्यान रखनी है, इसीलिए फर्स्ट हाउस इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट हाउस से हम अपने बिहेवियर को बता सकते हैं, अपने कैरेक्टर को बता सकते हैं, देखने की क्षमता, बोलने की क्षमता, टेम्परामेंट, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉम्प्लेक्शन। कॉम्प्लेक्शन कैसा रहेगा इसका? ब्रिटिश रहेगा कि बिल्कुल ब्लैक रहेगा कि डस्की रहेगा, कैसा फेयर। रहेगा? फेयर रहेगा, बिल्कुल सही बात। तो ये बात आपको क्लियर हो गई? जी। हाँ सर। ठीक। अब हम चलते हैं सेकंड हाउस की तरफ। किसी को कोई क्वेश्चन है फर्स्ट हाउस में? नहीं। अच्छा चलिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट ले लेते हैं, दो इंपॉर्टेंट ग्रह ले लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। मान लीजिए यहाँ पर सैटर्न लिखा हुआ है, तो मुझे बताइए कि उस बंदे की पर्सनालिटी कैसी हो? क्योंकि आजकल बहुत तो ज्यादा हमेशा बहुत एनर्जेटिक रहेगा वो। आजकल बहुत ज्यादा जो है जजमेंटल। कैसा रहेगा? जजमेंटल। कल मैंने आपको जो कर्म सैटर्न, प्रधान। हाँ कर्म प्रधान, ये पहला सवाल, ये पहला सही जवाब है। तो ऐसा इंसान जो है वो अपने काम को लेकर के हमेशा संजीदा रहेगा कि भाई हाँ मुझे अपने काम से काम है। तो ये जी। हमेशा प्रोफेशनल तरफ जो है ज्यादा थोड़ा इसका झुकाव रहेगा, प्रोफेशन की तरफ। राइट। पहली चीज। दूसरी चीज, सैटर्न के अंदर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सैटर्न डिसिप्लिन का कारक है। जी। ऐसा आदमी बड़ी डिसिप्लिन्ड लाइफ जीता है। आपने कुछ लोग ऐसे देखे होंगे जो हर काम बिल्कुल समय पे करते, खाना समय पे खाते हैं, सोते समय पे हैं, उठते समय पे हैं, ये करेंगे तो भी हर चीज का उनका एक टाइम निर्धारित रहता है। जिम जाना है, कुछ लोग ऐसे होते हैं, मान लीजिए किसी ने अपना नया काम शुरू करा, कुछ दिन तो करा, कुछ दिन के बाद खुश हो गए। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो उसे हमेशा कंटिन्यू रखते हैं। तो जिसका सैटर्न हमेशा फर्स्ट हाउस में होगा वो हमेशा डिसिप्लिन्ड ही रहेगा। लेकिन एक कंडीशन है जिसमें वो नहीं रह पाता। वो क्या कंडीशन है? अगर सैटर्न के संग मून आ जाए फर्स्ट हाउस में, या उसी के जस्ट सामने सेवेंथ हाउस में मून प्रेजेंट हो, यानी कि जी। 12 जहाँ पे 12 लिखा हुआ है, ये 12 अगर यहाँ पर मून प्रेजेंट हो या सैटर्न के संग मून प्रेजेंट हो, तो एक योग का निर्माण करता है, जिस योग का नाम है, बड़ा इंपॉर्टेंट योग है ये, पुनर्फू। पुनर्फू, PUNARFOO, पुनर्फू योग का निर्माण करता है। और पुनर्फू योग इंसान को आलसी बनाता है और उसको प्रोक्रेस्टिनेट जी। करने की आदत डलवा देता है। मान लीजिए सैटर्न भले ही आपके फर्स्ट हाउस में हो, लेकिन अगर वो मून के साथ बैठ गया है, या सामने उसके मून बैठ गया है, या सैटर्न और मून आपस में किसी तरह जो है दोस्ती कर बैठे हैं एस्पेक्ट द्वारा, हमेशा याद रखिएगा कि जी। ऐसा आदमी आज का काम 1 घंटे बाद करेगा, 1 घंटे वाला 2 घंटे में, और हो सकता है आज करे ही ना, कहे भाई कल वल में चलेंगे, जब होगा तब देखा जाएगा, आज जल्दी क्या है, जी। कोई आफत थोड़ी आ रही है। तो प्रोक्रेस्टिनेटर्स जितने होते हैं, all those who procrastinate the things, delay the things, आज की बात कल पे टालने वाले, आलसी और महा आलसी, वो सारे जो है वो सैटर्न और मून का कॉम्बिनेशन लेके बैठे। क्लियर हो गई बात आपको? हाँ जी। प्रिया, कीर्ति, चित्रांशु, हाँ यस सर। सर। ये सर जब ये आपने योग बताया है पुनर्पु योग, ये पहले और सातवें घर में ही रहेगा या कहीं पे भी हो सकता है? बहुत शनि अच्छा सवाल है। और देखिए चंद्र साथ हो। देखिए, या तो शनि यहाँ पर हो अपने फर्स्ट हाउस में, और इसी ओके। के संग यहीं पे मून भी बैठा हो, दोनों एक साथ एक जगह बैठे हो, और वो भी फर्स्ट हाउस में। या ओके। दूसरी कंडीशन क्या है कि सैटर्न यहाँ पर बैठा हो फर्स्ट हाउस में, और मून सामने बैठा हो सेवेंथ हाउस में।
अब जैसे इस वाले केस में सैटर्न 7th हाउस में बैठा है सामने, और मान लीजिए यहाँ पर ये मून सेकंड की जगह यहाँ आ जाता फर्स्ट में, जी। तो इनको भी आलसी बना देगा। तो ये बाल बाल बच गए क्योंकि ये सेकंड हाउस में मूव कर चुका। जिस समय इनका जन्म हुआ उस समय ये मून सेकंड हाउस में था। अगर ये फर्स्ट हाउस में ही रह जाता और सैटर्न का आमना सामना मून से हो जाता, किसी भी तरह से अगर सैटर्न मून के आमने सामने आ जाए या साथ में आ जाए, बस समझ लीजिए कि इसका मामला जो है वो खराब है। क्यों? क्योंकि हम फर्स्ट हाउस से ही तो सेल्फ को देख रहे हैं। सेल्फ माने मैं खुद। बाकी और हाउसेस जी। में भी सैटर्न मून का कॉम्बिनेशन बन सकता है, लेकिन फिर वो डिफरेंट बातों के लिए बनेगा। लेकिन अगर पर्सनैलिटी ट्रेट्स की बात हम कर रहे हैं, क्योंकि पर्सनैलिटी ट्रेट्स किस हाउस से हम चेक कर रहे हैं? फर्स्ट हाउस से। फर्स्ट हाउस। बाकी और जी। कोई हाउस आपकी पर्सनैलिटी नहीं बताएगा, केवल फर्स्ट हाउस ही आपकी पर्सनैलिटी बताएगा कि आपके अंदर ईगो है, गुस्सा है, प्यार है, खुशी है, दुखी है, फ्लिकरिंग माइंड है, नहीं है, क्या है, बिगर है, ताकत है, कमजोर है, बीमार है, ये सब आपको फर्स्ट हाउस से पता चलेगा। तभी तो मैंने आपको उस दिन बताया था कि असेंडेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। राशि से ज्यादा जी। इंपॉर्टेंट असेंडेंट होता है, क्योंकि यहीं से ही आपका खुद कौन है आप, ये सब यहीं से निकल आता है। तो सैटर्न आपको समझ आ गया कि वो आपको डिसिप्लिन्ड बनाएगा। सैटर्न आपको कर्म प्रधान बनाएगा, यानी कि आपको हमेशा वर्कोहॉलिक टाइप का बनाएगा। ये भी चीज़ आपको याद रखनी है कि आपको वो वर्कोहॉलिक बनाएगा। अगर आपके फर्स्ट हाउस में आप हमेशा कोई ना कोई काम में उलझे रहें। एक चीज़ और याद रखिए, सैटर्न जिसके फर्स्ट हाउस में होता है उसको संघर्ष बहुत करना पड़ता है लाइफ में। उसको कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलती। यानी कि ये कैसा करता है, आदमी को बहुत लेबोरियस बनाता है। मतलब अगर इंसान 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है तो उसको केवल 70 या 80 का ही आउटपुट मिलेगा। क्यों? क्योंकि सैटर्न कैसा प्लेनेट है, हर चीज को स्लो कर देता है, हर चीज को कम कर देता है। तो स्लोएस्ट मूविंग प्लेनेट इन द एंटायर कहना चाहिए यूनिवर्स अपने उसमें ऑर्बिट में है, वो सैटर्न है, जो सबसे धीरे चलता है। समझ रहे हैं ना बात को? हाँ जी। तो सैटर्न चूंकि स्लोएस्ट मूविंग प्लेनेट है, इसलिए आपकी जिंदगी को भी स्लो कर देगा। डिसिप्लिन कर देगा लेकिन स्लो कर देगा। स्लो कर देगा मतलब आपके भाग्य को बहुत ज्यादा तेजी से ऊपर ले जाने वाला। ऐसे समझ लीजिए कि जैसे शेयर मार्केट का एग्जांपल ले लीजिए कि कोई तो ऐसा आपका स्टॉक है जो बहुत तेजी से मूव कर रहा है, जैसे मरकरी है, मून है, ये है। सैटर्न कैसा है? बिल्कुल डेट फंड की तरह कि आपने एक बार पैसा लगा दिया तो बस ये पेंशन फंड की तरह आपको 6% का ही रिटर्न देता रहेगा, बाकी इसका कोई काम नहीं। तो ये बहुत स्लो है, आपको बहुत संघर्ष कराएगा, लेकिन स्लोली 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 आपको ऊपर भी लेके जाएगा। सबसे अच्छी बात क्या है कि ये आपका डाउनफॉल बहुत गंदा नहीं कराएगा, एकदम से आपको जीरो नहीं कर देगा, लेकिन आपको धीरे धीरे संघर्ष करा करके मेहनत बहुत करवाएगा आपसे। फर्स्ट हाउस का सैटर्न आपसे मेहनत मांगता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मांगता है। हो सकता है आप अपने घर के सबसे रिस्पॉन्सिबल आदमी हैं। हो सकता है आपके घर में लोग आपको सबसे, जैसे आपने कई लोग देखे होंगे कि शादी के अंदर जब आप जाते हैं, शादी किसी की हो रही हो, तो उसमें से एक लोग ऐसे होते हैं जो जिनके ऊपर सारा काम दिया होता है कि वो लाइट वाला आ गया, फूल वाला आ गया, ये हो गया, वो हो गया, मतलब उनके कंधों पे सारा भार होता है। तो ऐसा जो आदमी होता है वो सैटर्न हमेशा फर्स्ट हाउस में ही लेके आता है ज्यादातर। क्यों? क्योंकि उसके कंधे पे आ गई जिम्मेदारी। जिम्मेदार बनाने के लिए सैटर्न फर्स्ट हाउस में आता है। ऐसा आदमी जिम्मेदारी उठाना भी पसंद करता है। भाई बहनों के, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भाई बहन अपनी शादी नहीं करते, पहले छोटों की करेंगे, इसकी मतलब वो सारी जिम्मेदारियां निभा रहे। तो जिम्मेदारी निभाने के लिए क्या होगा, सैटर्न फर्स्ट हाउस में आके उस बंदे को एक डिसिप्लिन बना देगा, एक जिम्मेदार बना देगा।
जी। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? हाँ जी। आप लोगों ने किसी ने देखा है किसी के चार्ट में सैटर्न फर्स्ट हाउस में? आप लोग घर में है किसी के में? नहीं कोई ऐसी कुंडली है किसी की आपके यहाँ, दोस्त की, मम्मी पापा, भाई बहन? सर अभी तो प्रॉपरली पता भी नहीं है, अब देखेंगे कि है कि नहीं। इसके पहले तो इतना आता भी हाँ नहीं है था, सर। सिर्फ अपनी देखते थे। चलिए शनि जी के अच्छी। साथ कई और ग्रह बैठे हैं, एक कुंडली में है सर मेरे पास। हाँ लेकिन फर्स्ट हाउस में है ना? हाँ, वो शनि है और उससे सैटर्न के साथ और भी कई प्लैनेट्स हैं साथ में। हाँ लेकिन आप देखिए ऐसे बंदे को आप जानते हैं? ये हाँ जी। तो क्या वो जिम्मेदार रहे? क्या वो संघर्ष किया उन्होंने? हाँ हाँ हैं? हाँ जी बिल्कुल। जी। यही है शनिदेव का, यही करामात है कि वो जब फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा जिम्मेदार अपने कंधों पे बना देंगे। और आपको तो ऐसे बंदे के लिए कोई आपसे पूछे कि क्या मेरा पति खुश रहने वाला मिलेगा मुझे? तो क्या कहना है? तो क्या जी कहना नहीं। है? तो उसको ये नहीं कहना है कि आपको मनहूस पति मिलेगा, नहीं, आपको कहना है नहीं। कि आपको पति ऐसा मिलने वाला है जो जिम्मेदारी जानता है। जी। जिम्मेदार पति मिलेगा। हमें हमेशा याद रखिए, एस्ट्रोलॉजी का एक रूल भी याद रखिए कि किसी को हमें उसकी मुसीबत के समय में उसे और डिसहार्टन नहीं। जी। सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। उनको सर दिख भी नहीं रही। हाँ जी। नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर। हाँ, हाँ जी थैंक यू की स्लाइड। हाँ जी। हम्म, जी। इमोशनल, वो तो नहीं है। मूडी, डुअलिटी, मूडी है। डुअलिटी ट्रैवल, ऑफ माइंड। जी। जी। जी।
जी। जी। जी। जी। कुछ नहीं होने वाला। लंदन। जी। हम्म। हम्म। जी। 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 जी।
नहीं, रोने लग जाएगा। हाँ जी। तो उनका लाइफ हैप्पी रहता है कि हाँ सर। हाँ। विस्फोट किससे का अचानक से किससे का विस्फोट? जी। जी। बिल्कुल। हाँ।
हम्म, तो बहुत सुना ये वाला नाम। जी जी हम्म, जी बस बिल्कुल लंबी लाइन like a queen or prince or जी हाँ जी हाँ बिल्कुल जी
जय श्री राम। जी और मतलब मेरे को है, हाँ, मेरे को है, मुझे ट्राई करना, नई नई चीजें ट्राई कर, वैसे मैं रेजिडेंट है, हाँ मतलब है, मुझे ट्राई करना है। जी Yes. जी ओके जी हाँ जी जी तो सर आ रही है। आ रही है अगर जैसे हम की बात कर रहे थे और लगन में कोई ग्रह ना हो, सिर्फ हाँ हाँ जी, लगन में सर अगर कोई ग्रह ना हो, कोई प्लेनेट ना हो और सिर्फ एक वो नंबर हो राशि का। हाँ जी। हम्म, हम्म। ओके। मरकरी। मरकरी। ओके। हम्म, मरकरी। हम्म, हम्म, ओके। हाँ जी हम्म, 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 yes. और हाँ जी सर, सब क्लियर। नहीं सर नहीं सर।
Good. family. आ रही है आवाज सर? Yes, sir. हाँ जी. 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 हाँ जी. 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 हाँ जी. 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 So eyes भी. जी.
सेकंड में जी नहीं सर, मेरी है, प्रिया की। क्रिया क्रिया की है। हाँ जी। सॉलिड वीनस और मून साथ। वीनस मून साथ में है। जी बिल्कुल। तो डेंजरस होगा। हाँ जी सर, प्रीति नहीं सर, प्रिया। इट्स ओके सर। जी ओके ओके। यस सर, एकदम ठीक है। जब मुझे गुस्सा आता है ना तभी मैं जोर से बोलती हूँ, अदरवाइज नॉर्मल है मेरी आवाज। अभी आपने नाम गलत लिया है तो बोला उसने। हाँ जी हाँ यस। जी जी तो मेरी लिस्ट में है ये चीज। तो मेरी लिस्ट में है ये चीज। हाँ सर, कि खरीदना है। छोटा सा क्यों ना लूं, बट लूं। हाँ सर। यस सर। सर होता तो है। मिरेकल्स है सर, मिरेकल्स। इस चक्कर में सर सारे ग्रंथ पढ़ने चालू कर दिए मैंने। सही बात है।
अच्छा। यस सर, हाँ ऐसा हो सकता है सर। जी यस सर। माँ सर। हाँ जी। तो मेरा मून है। हम्म। जी गुस्सा वुस्सा तो नहीं आता सर, मतलब शांत स्वभाव का हो गया। देखना पड़ेगा सर, 1 मिनट। 12 जुपिटर। जी 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 हाँ पास जी में से वो तो ठीक है, वो पहले गुस्सा आता था अभी। जुपिटर सितारा धीरे धीरे। जी जी लेकिन सर एक क्वेश्चन है मेरे पास। अब जो चित्रांशु जी पैदा शायद इंडिया में हुए हैं, लेकिन उन्होंने वो फ्रांस चले गए हैं, तो उनकी प्लेस ऑफ कंट्री तो चेंज हो गई ना, तो वहां के हिसाब से भी नेचर चेंज हो जाएगा। जी हाँ जी हाँ जी ओके
ओके जी 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 तसल्ली से सर पूरा 100%। जी जी Yes, sir. नेक्स्ट क्लास जी सैटरडे थोड़ा नेक्स्ट सैटरडे मेरे लिए मुश्किल होगा, ट्राई करूंगा अटेंड कर। नहीं वो एक्चुअली मेरा पहले से काफी टाइम से प्लान था, कहीं जाना है तो उस वजह से कोशिश आगे। हम्म, ठीक है जी ओके हाँ जी 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 थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर Bye-bye, थैंक यू sir. Good एवरीवन night, sir. बाय। बाय बाय बाय।